हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग वैद्युत विभव का लेक्चर नंबर 2 अटेंड किए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि वैद्युत विद्युत के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में तथा किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 अटेंड करेंगे, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव कैसे फाइंड करते हैं, समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा और उसके सूत्र, विभव प्रवणता क्या होती है इत्यादि पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग लगाएंगे बिंदु आवेशों के समूह के कारण बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। ठीक, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो बिंदु आवेश के समूह के कारण इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे आवेश होंगे जो कि विभिन्न स्थानों पर स्थित होंगे, जिनकी स्थिति सदिश क्या होगी, अलग अलग होगी। तो स्थिति सदिश यदि अलग अलग है तो उनके कारण हम लोग कैसे विभव फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए बिंदु ए यहाँ पे है और यहाँ पर Q1 आवेश है। ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए बिंदु बी है और यहाँ पर एक Q2 आवेश है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर बिंदु सी है और यहाँ पर -Q3 आवेश है। सपोज करिए कि इस बिंदु O पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव फाइंड करना है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ से बिंदु O से आवेश Q1 की स्थिति सदिश क्या है, R1 है और यहां से Q2 की R2 है तथा Q3 की R3 है। ठीक, अब यदि हमें यह ज्ञात करना हो कि इन तीनों आवेशों के कारण जो बिंदु O है उस पर यदि नेट विभव ज्ञात करें तो कितना होगा। तो देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, पिछला क्लास लेक्चर नंबर 2 अटेंड नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लेक्चर 2 को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप जानते हैं विभव कैसी राशि है, विभव एक अदिश राशि है। ठीक, जब अदिश राशि है तो इसका यदि हम लोग नेट फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, भिन्न भिन्न आवेशों के कारण जो विभव अलग अलग मिलेंगे उसको हम लोग डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना किसी बिंदु O पर नेट विभव ज्ञात करना है। ठीक, माना किसी बिंदु O पर नेट विभव ज्ञात करना है जिसकी आवेश Q1 Q2 तथा -Q3 से दूरियां क्रमशः, देखिए Q1 और Q2 तथा -Q3 से दूरियां क्रमशः कितना दिया गया है, R1 R2 तथा R3 है। ठीक, ये क्रमशः R1 R2 तथा R3 दूरियां दी गई हैं। तो बताओ हम लोग प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग क्या फाइंड कर सकते हैं, विभव ज्ञात कर सकते हैं।
जितने भी बिंदु आवेश दिए गए हैं सबके कारण अलग अलग हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अतः देखिए यदि हम Q1 के कारण देखें बिंदुओं पर विभव, अतः Q1 के कारण बिंदुओं पर विभव, तो देखिए Q1 के कारण बिंदुओं पर यदि विभव फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/R1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। देखिए इस आवेश यानी Q1 के कारण इस बिंदु पर फाइंड करेंगे बिंदु O पे विभव, तो इसके बीच की दूरी R1 है और आवेश Q1 है, तो फार्मूला हमें पता है V बराबर होता है 1/4πε0 और जो आवेश होता है और आवेश के बीच की दूरी लेते हैं। ठीक इस तरह से हमें V1 मिल जाएगा। क्या ठीक इसी तरह से हमें V2 और V3 भी मिल जाएंगे, तो लिख लेते हैं तथा V2 बराबर कितना लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q2/R2, ये हो जाएगा 2। ठीक ये हो जाएगा 2। अब देखिए हम लोग इधर का हो गया है, चलिए देखिए अब इसी प्रकार हम लोग V3 भी फाइंड कर लेंगे। तो -Q3 के कारण बिंदु O पर विभव, देखिए -Q3 के कारण यदि बिंदु O पर विभव फाइंड करेंगे तो देखिए चिन्ह सहित यदि अदिश राशियां यदि हैं, अदिश राशि दी गई तो अदिश राशि में क्या होगा, हम लोग चिन्ह सहित मान रख करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे चिन्ह में, तो यहाँ पर V3 बराबर मिल जाएगा -1/4πε0 इंटू Q3/R3, क्योंकि बीच की दूरी कितनी है R3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब हमें यदि बिंदु O पर नेट विभव चाहिए, बिंदु O पर क्या चाहिए, नेट विभव, तो बिंदु O पर यदि नेट विभव हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः बिंदु O पर नेट विभव, तो देखिए बिंदु O पर नेट विभव कितना मिलेगा, बिंदु O पर नेट विभव यदि हम फाइंड करेंगे तो V नेट बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक V नेट बराबर लिखा जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहां पर सबकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग 1/4πε0 इंटू Q1/R1 प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/R2 और तीसरा मान क्या है 1/4πε0 इंटू Q3/R3। देखिए माइनस क्यों, क्योंकि वहां पर माइनस लिखा गया है। चलिए अब हमने V1 V2 V3 का मान रख लिया, अब यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले सकते हैं। इधर हो गया है, देखिए अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग जो कॉमन वैल्यू है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक तो यहाँ पे लिखेंगे V नेट बराबर, तो V नेट बराबर हमें मिल जाएगा 1/4πε0 बाहर Q1/R1 बचेगा प्लस Q2/R2, फिर लास्ट में क्या है Q3/R3। तो इस तरह से हम लोग बिंदु आवेशों के समूह के कारण नेट विभव किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी बिंदु पर नेट विभव इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा समविभव पृष्ठ। हेडिंग बनाएंगे आप लोग समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ
क्या होता है। यहां पर अच्छे से आप लोग समझिएगा कि समविभव पृष्ठ क्या है। मान लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में यदि हम लोग एक ऐसे काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करें, हमने क्या बोला, माना कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई वैद्युत क्षेत्र लेट कर लेते हैं, और उस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग एक ऐसे काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करें जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या मिले, समान मिले, हर जगह समान मिले। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर से सुनिए, कोई आपने वैद्युत क्षेत्र लिया, उस वैद्युत क्षेत्र में आपने एक ऐसे काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर दी जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान मिलता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान प्राप्त होता है। तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो लिखो, परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव का मान समान हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या मिलता हो, समान मिलता हो। ठीक है, एक बात और भी यहां पर ध्यान देंगे, यदि आपने समविभव पृष्ठ की कल्पना कर ली, तो उस पृष्ठ के दो बिंदुओं पर स्थित जो हमें विभवांतर मिलता है, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर प्राप्त होता है, वो सदैव क्या मिलेगा, शून्य प्राप्त होगा। ये बात अच्छे से ध्यान देंगे आप। यदि आपने समविभव पृष्ठ के किसी भी दो बिंदुओं को आपने ले लिया और उन दो बिंदुओं के बीच आप यदि विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं, तो उस दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की वैल्यू कितनी मिलेगी, शून्य मिलेगी। अर्थात आप यदि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं समविभव पृष्ठ पर, तो वहां पर कार्य का मान क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, वहां पे कार्य का मान शून्य प्राप्त होगा। ठीक, ये अच्छी तरह से आप ध्यान देंगे। और ये भी ध्यान देंगे कि ये जो समविभव पृष्ठ होता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, गोलीय पृष्ठ। कैसा पृष्ठ लेंगे हम लोग, गोलीय पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के लिए एग्जांपल्स क्या है आपका, गोलीय पृष्ठ। आप कैसे पृष्ठ की कल्पना करेंगे, गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो किसको बताएगा, समविभव पृष्ठ को बताएगा। ठीक है, आप गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं, ये आपका देगा समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब यदि फिगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू कूलम का कोई आवेश है, तो इससे इस तरह से वैद्युत दाल रेखाएं निकल रही हैं, इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से आप ये गासन पृष्ठ बना लेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान। मान लीजिए एक बिंदु आपने यहाँ पे ले लिया, बिंदु ए, और एक बिंदु आपने यहाँ पे ले लिया बी, तो इन दो बिंदुओं के बीच यदि विभवांतर आप फाइंड करेंगे तो विभवांतर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि विभवांतर क्या देता है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर देता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर देता है। तो यहाँ पर यदि ये भी वैल्यू सेम है और ये भी वैल्यू ठीक उतना ही है, तो डिफरेंस कितना देगा, 0 देगा।
तो इस तरह से आप गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं। किसके लिए? समविभव पृष्ठ के लिए आप गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आ गया। और एक बात यहाँ पर नोट पॉइंट याद रखिएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं सदैव कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। तो ये भी अपने नोट पॉइंट में लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है, इसे नोट में आप लिख लेंगे, ठीक। चलिए अगला हेडिंग लगाते हैं हम लोग, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? अभी हमने जब विभव पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम आवेश को एक किसी बिंदुओं पर एक आवेश को रख देते हैं +Q कूलम के, और जो दूसरी आवेश होती है उसको हम लोग अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं। तो उस दौरान जो कार्य करना पड़ता है, अनंत से किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वो जो कार्य करते हैं वही कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, स्थितिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसकी परिभाषा लोग लिखते हैं, जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा के रूप में? स्थितिज ऊर्जा की यदि परिभाषा हम लिखना चाहेंगे तो जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है या लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी फार्मूला क्या होगी? तो हम लोग लिखते हैं कार्य बराबर, चूंकि क्या जानते हैं, W बराबर U बराबर, क्योंकि W किसके बराबर हो जाएगा? U के। तो फार्मूला बन जाता है 1/4πε0 इंटू, मान लेते हैं किसी बिंदुओं पर Q1 चार्ज फिक्स है और Q2 चार्ज लाते तो Q1 Q2/r, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसका हम लोग देखते हैं डेरिवेशन कैसे करेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन कैसे करेंगे। ये देखिए लिख लीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि जब किसी आवेश को आप अनंत से लाकर के किसी निकाय का निर्माण करते हैं तो उस दौरान जो आप कार्य करते हैं वही कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बस यही होता है, ठीक। चलिए देखते हैं डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन कैसे करेंगे।
हेडिंग लगाएंगे प्रूफ। और यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बिंदु ओ है, यहाँ पे हम लोग कोई बिंदु ओ लेट कर लेते हैं जहां पे प्लस Q1 कूलम्ब का आवेश स्थित है। किसी बिंदु ओ पर हमने क्या लिखा हुआ है, ये Q1 आवेश स्थित है, ठीक है। अब इससे बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से हम लोग लिख लेते हैं आर दूरी पर, ठीक, कोई बिंदु ए ले लेते हैं, ठीक। और यहां से कुछ दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं बी, चलो ए ही ले लेते हैं, बिंदु ए, ठीक है। या तो आप बिंदु ए यहां पे लेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, और यहां पे बिंदु बी लेट कर लें, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम यदि आवेश को अनंत से लाते हैं, अब कहां से लाते हैं आवेश को, अनंत से। यदि हम आवेश को जब अनंत से लाएंगे तो ऐसे कंडीशन क्या लिखेंगे, मान लीजिए इधर अनंत है। अब इस अनंत से हम जब किसी आवेश को लाते हैं और उस आवेश को हम लोग लिख लेते हैं Q2, यही Q2 आवेश हम लोग अनंत से लाएंगे। तो उससे पहले यदि हम लोग लिखें बिंदु ए पर जो आवेश स्थित है Q1, इस बिंदु आवेश के कारण B पर विभव का मान कितना होगा, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव का मान क्या होगा। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान होता है 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ पर चार्ज है Q1, तो विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले कहानी यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, माना किसी बिंदु ए पर प्लस Q1 कूलम्ब का आवेश स्थित है, प्लस Q1 कूलम्ब का आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु B है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु B है। अतः बिंदु B पर विभव, तो देखिए बिंदु B पर विभव क्या लिखेंगे, अतः बिंदु B पर विभव। तो देखिए बिंदु B पर विभव का मान कितना हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 होगा इंटू Q1/r होगा, ठीक। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं विभव की परिभाषा से क्या होता है। विभव की परिभाषा आपको ये बताई गई होगी कि जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसमें किए गए कार्य, उस दौरान किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। तो हम किस आवेश को ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, बिंदु बी तक ला रहे हैं। तो बिंदु बी तक हम Q2 आवेश को ले जाएंगे, Q2 कूलम्ब के आवेश को बिंदु बी तक ले जाएंगे, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, W। हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, W कार्य करना पड़ेगा। और इस आवेश को ले जा रहे हैं Q2 को, तो लिखेंगे विभव बराबर, V बराबर क्या लिखा जाएगा, W/Q2। तो यहां पर लिख लेते हैं, तथा विभव की परिभाषा से, तो विभव की परिभाषा से हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बोलिए, विभव की परिभाषा से क्या लिखा जाएगा, V बराबर W/Q2 लिखा जाएगा। V बराबर क्या लिखा जाएगा, W/Q2। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं, यदि हमने विभव को लेट कर लिया है V1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये V1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे अब आगे, चलिए देखिए यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए W बराबर यदि निकालेंगे या समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो V1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो V1 की वैल्यू रखेंगे तो मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/r।
बराबर मिलेगा आपको W बटा Q2, या इसको लिखा जा सकता है W बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई कितना R। परंतु हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यही जो कार्य प्राप्त हो रहा है, यही कार्य किस में बदल जाएगा, विभव में बदल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया है देखिए, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो कार्य प्राप्त होता है वही कार्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, अतः क्या लिखा जाएगा, U बराबर W बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R, या U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना R। तो इस तरह से हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। U बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। इस तरह से हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।